लास्ट बेटा एंटीबॉडी के बारे कर रहे थे कि 5 तरह के एंटीबॉडीज होंगे IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। तो IG की फुल फॉर्म थी इम्यूनोग्लोबुलिन। पिछले लेक्चर में दसा था IG की फुल फॉर्म क्या होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन। और डिपेंडिंग अपॉन हैवी चेन गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, क्योंकि लाइट चेन दोनों कापा या दोनों लैम्डा होंगी है, हैवी चेन को लैके डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चर भी बनाई एंटीबॉडी की और नोट्स च कुछ डिस्क्रिप्शन थी जिहदे मैं हाईलाइट कराया कि की करना है की नहीं करना। हुण अगर बेटा कंटिन्यू करिए तो पेज नंबर 10 देखो, नोट्स एक बार फिर सामने रख लो। हैडिंग है एंटीबॉडी एक्शन। तो अब अगर तुम देखोगे इतने 5 नाम आए हैं, तो पहले तो टॉपिक को समझिए। एंटीबॉडी एक्शन का मतलब है कि एंटीबॉडी एंटीजन को किस तरह खत्म करती है। तो कई बार मन च इस तरह फीलिंग आती है, बड़िया ने बेटा जरूरी नहीं सकते, कि भी एंटीबॉडी एंटीजन से लगती है और एंटीजन तबाह हो जाता है। या मान लो इस तरह कह सकते हैं कि जिमें एक बंदे ने दूसरे बंदे को गोलियां मारियां, तो कई लोग इस तरह सोचते हैं इस तरह कुछ होता है। तो प्रैक्टिकली बेटा इस तरह नहीं है। रियलिटी च की है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्ट करते हैं तो 5 तरीके है कि किस तरह वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को खत्म करती है। जिमें अगर तुम एक एक करके हैडिंग देखो, फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन। पहला आ गया न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि इस केस जो एंटीबॉडी है वो टॉक्सिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। इस केस जो एंटीजन है दैट विल बी सम टॉक्सिन और एंटीबॉडी उस टॉक्सिन के इफेक्ट को खत्म कर देती है। उन्होंने आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक हो गया। दूसरा है कि एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लंपिंग, क्लंप कर देना। इस तरीके दे विच की होंदा है कि एंटीजन ते एंटीबॉडी आपस में बाइंड होंदे हैं और एंटीबॉडी उस एंटीजन को उत्थे क्लंप कर देंदी। मतलब एंटीजन जो है मूव नहीं कर पाएगा। क्लंप का मतलब बंद देना। तो जो एंटीबॉडी ने एंटीजन को क्लंप करता तो क्वेश्चन यह आता है कि भाई एंटीजन की डेथ किस तरह होएगी। तो डेथ किस तरह होएगी कि यह जो कॉम्पलैक्स बन गया है इनू फिर फैगोसिटिक सेल एनगल्फ कर लेंगे। तो जिनी चर फैगोसिटिक सेल एनगल्फ नहीं कर रहे हैं उन्नी देर तक जो एंटीजन का इफेक्ट है वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्लंपिंग के नाल वो जो डिजीज कॉजिंग इफेक्ट सी वो इफेक्ट खत्म हो गया है। लेकिन उन्होंने क्लीयर करना भी जरूरी है। उस कॉम्पलैक्स में ब्लड च भी प्या रहेगा तो उन्होंने फैगोसिटिक सेल डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। अगर थर्ड देखोगे प्रेसिपिटेशन, तो थर्ड वाले केस की है कि एंटीजन एंटीबॉडी जो इंटरैक्ट होए तो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट तुसी केमिस्ट्री से सबने सुने हैं। बेस्ट एग्जांपल की है, पानी च चौक का पाउडर घोल लो, थोड़ी देर बाद चौक सैटल हो जाएगा, पानी थोड़ा जा धुंधला रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो कई बार एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्ट होंगे हैं तो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। फिर उस प्रेसिपिटेट को भी अल्टीमेटली फैगोसिटिक सेल जो है वो बेटा डिस्ट्रॉय कर देंगे। देन है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ये एंटीजन है, ये वाला कोई एंटीडोप है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ एंटीबॉडी लगी IgG। ठीक हो गया। ਹੁਣ ਇਹ कोई फैगोसिटिक सेल है, जैसे फैगोसिटिक सेल। ਹੁਣ इस फैगोसिटिक सेल ਦੇ ਉੱਤੇ FC रिसेप्टर। अब FC रिसेप्टर क्या होंगे, तो पिछले लेक्चर जो एंटीबॉडी इस तरह ड्रॉ की थी तो दसिया सी कि ए वाला पोर्शन FAB और ए वाला पोर्शन FC, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग और फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। ठीक है ना। तो
अब फैगोसाइटिक सेल एंटीबॉडी को रैकग्नाइज करेगा क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन से लगी है, सारा कॉम्प्लेक्स रैकग्नाइज होएगा और इनको एनगल्फ कर लेगा। देखो कईयां दे माइंड 'ਚ क्वेश्चन आएगा एडीसीसी, ध्यान ਨਾਲ अपनी कॉपी सामने खोल के देख लो। एडीसीसी ਦੇ ਵਿੱਚ इस सेल ने टॉक्सिन सिक्रीट करने ही जब मैं सेल मर जाएगा, तो ਇੱਥੇ मैं की बोले एनगल्फ कर लेगा। तो देयर इज डिफरेंस, तो बेटा डिफरेंस है, ठीक है। वो भी एंटीबॉडी डिपेंडेंट सी, ये भी एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, दैट इज द सिमिलैरिटी। लेकिन इतने डिफरेंस क्या आ गया कि फैगोसाइटिक सेल एनगल्फ कर लेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि एंटीबॉडी हियर इज ऑलवेज आईजीजी और फिनोमिनन बेटा जो एनगल्फ कर लेगा, फिनोमिनन कहांगे ऑप्सोनाइजेशन और आईजीजी कहांगे ऑप्सोनिन। तो कई बार याद आता है विच एंटीबॉडी इज ऑप्सोनिन, तो आईजीजी बिहेव्स लाइक ऑप्सोनिन, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। तो एक चौथा तरीका से कि कैसा एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगी। पहले फिफ्थ मेथड भी सुन लो, फिर इन्हों नोट कर लेना। फिफ्थ मेथड है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। देखो मैं तुहानू दस्सिया सी ना कि साडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर आर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स विच आर इन इनएक्टिव फॉर्म। तो जैसे ही पैथोजन अंदर जाता है तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं, तो एक चेन रिएक्शन जिन्होंने कैस्केड कहते हैं वो स्टार्ट होता है। तो वो कैस्केड किस तरह स्टार्ट होता है, वो कुछ एंटीबॉडीज का रोल है, दैट्स इट। इस तो ज़्यादा नहीं करना कि भी जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्पलैक्स बनता है तो कई बारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तो ज़्यादा आप डिटेल च नहीं करना। तो 5 तरीके है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर वो एंटीजन कुछ टॉक्सिन है तो वो टॉक्सिन इफेक्ट को खत्म किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। सेकंड इज एग्लूटिनेशन, क्लम्प किया जाएगा, ठीक है ना, उस एंटीजन को। फिर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट बनाए जाएंगे, वो भी फैगोसाइटिक सेल एनगल्फ करेंगे। फिर है ऑप्सोनाइजेशन और लास्ट में दस्या कि कई बार एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो कैस्केड है वो स्टार्ट हो जाता है। सो ये 5 तरीके है बेटा एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के। अब इन्हों नोट करने तो पहले फिर इन्हों नोट कर लेना। बस लास्ट देखो पेज नंबर 10 ते ही बेटा, अगर तुम देखो डिफरेंसिस बिटवीन एंटीबॉडी एंड इंटरफेरोन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। तो मैं एक ही करके पहले डिफरेंसिस पढ़ते हैं, तुम सुनो, अपनी नोट्स सामने देखो। जो स्कूल एग्जाम च या बोर्ड एग्जाम च आएगा तो क्या क्या डिफरेंसेस मेन लिखने हो, मैं टिक मरवा देना। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड सिक्रीटेड बाय प्लाज्मा सेल ओनली, जबकि इंटरफेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरल इन्फेक्टेड। तो पहला पॉइंट अगर लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे बेटा, क्योंकि एंटीबॉडी आप पढ़ चुके प्लाज्मा सेल तो आनी है, प्लाज्मा सेल या बी सेल, ठीक है। बेस्ट आंसर प्लाज्मा सेल है, अदरवाइज बी सेल। तो इंटरफेरोन जिन्ने भी सैल जिन्हों च वायरस गया। नैक्सट सेकेंड, पास इनटू एंड सर्कुलेट इन द ब्लड एंड लिम्फ टू डिस्पोज ऑफ एंटीजन। दूसरे पासे लीव द इन्फेक्टेड सैल एंड, अब जो इंटरफेरोन है वह सुनो, लीव द इन्फेक्टेड सैल क्योंकि वायरल इन्फेक्टेड सैल ने सिक्रीट किया, एंड एंटर द नियर बाय हेल्दी सैल, दसिया सी ना नेबरिंग सैल च जाएगी, सो दैट द सैल कुड क्रिएट एंटीवायरल स्टेट। देखो मैं तुहानू पहले भी ये दसिया है कि इंटरफेरोन नैवर किल वायरस। बेटा मैं अगे भी क्या सी कि कॉपी ते वड्डा करके लिख लो कि इंटरफेरोन नैवर किल वायरस, रादर इंटरफेरोन क्रिएट्स एंटीवायरल स्टेट इन द नेबरिंग सेल। कि भाई वायरस को मारना नहीं है, सैल को बेटा मैसेज करने होएगा कि भाई वायरस आ गए है, अपना बचाव करने की कोशिश करो, समहाउ कैसा का माहौल बनाओ कि वायरस तुम्हारे अंदर आए ना, ये मतलब है। दीज एक्ट आउटसाइड द सेल, दीज एक्ट इनसाइड द सेल, ये पॉइंट इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें छड्डिया जा सकता है। आर स्लो इन एक्शन बट गिव लॉन्ग लास्टिंग, आर फास्ट इन एक्शन बट टैंपररी, ये भी पॉइंट इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनू भी छड़ दो। थर्ड और फोर्थ पॉइंट की वैल्यू नहीं है नहीं, लेकिन फर्स्ट और सैकेंड करना है। फिफ्थ, दे फॉर्म थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, बेटा टेबल कर चुके हुए हैं, जबकि इंटरफेरोन सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये 3 डिफरेंसिस ज़्यादा जरूरी है। थर्ड और फोर्थ वाले बेटा छड़ भी सकते हो, वो इन्ना मैटर नहीं करता, ठीक है ना।
और जो सैकेंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का डिफरेंस है वो ऑलरेडी बेटा बॉक्स बना के कर चुके हैं। ठीक है, हुण बेटा इनू ड्रॉ कर लो तुसी। तो बेटा पेज नंबर 11 देखो, ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, नोट्स के विच पेज नंबर 11 देखो, ये वाला टॉपिक बेटा ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम असी ऑलरेडी थोड़ा जिहा +1 च कीता सी। तो इत्थे ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम का मतलब है लिम्फॉइड ऑर्गन। पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन या लिम्फॉइड टिश्यू। तो अगर याद हो लिम्फॉइड ऑर्गन या लिम्फॉइड टिश्यू की सिखाया सी, बड़िया को याद भी आ गया है, वो ऑर्गन्स या वो टिश्यूज जिन्हां च लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट क्या है, टाइप ऑफ WBC। हुण तो बेटा आप SRB कर रहे हैं, WBC की टाइप है, जिहदे च लिम्फोसाइट्स दी या सिंथेसिस या मैच्योरेशन या स्टोरेज, तिन्हां विचों कोई एक इवेंट भी होंदा होवे, सिंथेसिस, मैच्योरेशन या स्टोरेज, तिन्हां च कोई भी एक इवेंट होंदा होएगा, कोई भी एक इवेंट, तो उस ऑर्गन या टिश्यू नूं आपां लिम्फॉइड टिश्यू कहांगे। हुण जिवें किडनीज है, किडनी च लिम्फोसाइट्स ना बन रहे हैं, ना मैच्योर हो रहे हैं, ना स्टोर हो रहे हैं, तो किडनी लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है। बोन मैरो च तो सारे सेल बन रहे हैं, ब्लड सेल, तो फिर लिम्फोसाइट भी बननगे, तो लिम्फॉइड टिश्यू है। ठीक है ना, तो इस तरह ही हुणे आपां लिस्ट करांगे कि भाई लिम्फॉइड टिश्यू तो ठीक है, वो नाम आएंगे, लेकिन हुण इहनूं दो कैटागरी च डिवाइड करता गया, प्राइमरी लिम्फॉइड एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड। तो पहले मैं तुहानूं मेजर डिफरेंसेस दसांगा, फिर मैं तुहानूं हाईलाइट कराऊंगा, क्योंकि NCERT की लाइनां या पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले तुहानूं खुद एक डिफरेंस आ जाए, फिर आपां पढ़ते हैं नोट्स। तो प्राइमरी लिम्फॉइड और सेकेंडरी लिम्फॉइड से क्या फर्क है, जिस च मैच्योरेशन होएगी बेटा जी, जिस च मैच्योरेशन होएगी, सिंथेसिस होवे या ना होवे, जिस च मैच्योरेशन होएगी लिम्फोसाइट दी, वो प्राइमरी, और जिस च स्टोरेज होएगी वो सेकेंडरी। ठीक हो गया ना। तो अब असीं पढ़ चुके हुए हैं, याद करो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि B लिम्फोसाइट कित्थे मैच्योर हो रहे हैं, बोन मैरो च, और T लिम्फोसाइट कित्थे मैच्योर हो रहे हैं, थाइमस। तो बोन मैरो ते थाइमस प्राइमरी, और बाकी जिन्ने भी आपां हुणे नाम पढ़ांगे या तुसीं +1 च मेरे कोलों आपां डिस्कस कीता, मेरे को सुने होंगे, वो सारे सेकेंडरी लिम्फॉइड की कैटागरी च आ जाएंगे। क्लियर है। तो हुण मैं डिफरेंसिस पढ़ांगा, नोट्स च सब कुछ लिखा है। तो सब तो पहले द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ lymphoid organ, tissue, cell, soluble molecule like antibodies। तो अब lymphoid organ आ गया बेटा। These are the organs where origin मतलब synthesis and slash और maturation, क्योंकि synthesis हो जाए ठीक है, ना हो कोई गल नहीं, पर maturation and proliferation of lymphocyte। अब proliferation का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना। हुण देखो इत्थे मैं मीनिंग हुणे नहीं दसूंगा, 2-4-5 मिनट जो डिफरेंसिस पढ़ांगे, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग लगा के सोचो कि इत्थे प्रोलीफरेशन का मतलब किस सेंस में पकड़ रहा है। तो मैनूं लगता नहीं है कि सारे जने सोच पाएंगे इस लैवल पे, क्योंकि थोड़ा जा वैसे आप कर चुके हुए हैं प्रोलीफरेशन, इत्थे इहदे लई डीपली सोचना पेगा बेटा। तो नहीं तो अगे पढ़ते हैं, आन लगा मीनिंग। तो पहले प्राइमरी बेटा, ये मैं बॉक्स के विच डिफरेंसिस है ना, तो पहले प्राइमरी पढ़ूंगा, फिर सेकेंडरी, और जो मैं कहूँगा उन्होंने हाईलाइट करना, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नीट लई और बोर्ड एग्जाम लई भी। बोर्ड एग्जाम से 1 तो 2 नंबर का क्वेश्चन। प्राइमरी आर बोन मैरो एंड थाइमस। पहले तो बोन मैरो और थाइमस को हाईलाइट कर दो, क्योंकि दो ही है। वेयर वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू। तो अब मैच्योरेशन का मीनिंग क्या है, देखो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिंपल लैंग्वेज तो कहता, सिंपल लैंग्वेज में की कहता कि मैच्योर हो रहे, यही कहना सिंपल लैंग्वेज मैच्योर हो रहे। अब मैच्योरेशन का मीनिंग क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम सिंपली इतना याद करके चल जाओ मैच्योर हो रहे, लेकिन तुहानूं मैच्योरेशन का मीनिंग ही नहीं पता, तो तुहाडा आंसर करैक्ट ही नहीं हो सकता। हुण इत्थे मैच्योरेशन का मीनिंग हाईलाइट करांगे, इमेच्योर लिम्फोसाइट, उसके बाद हाईलाइट करना डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, मतलब इम्यून कंपिटेंट सेल। यह मतलब जो मैच्योरेशन का कि भाई उन्होंने क्षमता हो कि भाई फाइट तो कर सकन किसी ना बेटा जी, वो क्षमता डेवलप होना। तो दोबारा मैं बोलूँगा डिफरेंशिएट इनटू
इत्थों हाईलाइट करना है, डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, भाई लड़न के काबिल होना। आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट, अब देखो अगली लाइन किस तरह कनेक्ट हो रही है, आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योर हो गए, नाउ दे माइग्रेट टू सेकेंडरी, क्योंकि उत्थे क्या होनी है स्टोरेज, भी कहना मैच्योर हो गए मतलब तैयार हो गए। जिमें बेटा एक सिंपल जहा मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देना वा, जिमें तुसीं लोग अजकल तो नहीं आ रहे पर प्लस 1 पूरा विजडम आए हो, तो विजडम च क्या सीखा, ठीक है ना, कई ने तो होर भी बड़ा कुछ सीखा बेटा, मैं मुद्दे की गल करता भी आप पढ़ाई सीखी, तो पढ़ाई सीखी तो तुहाडे लिए ट्रेनिंग सेंटर हो गया, जिहदे च तुहानूं तैयार करता गया कि कल नूं जदों तुसीं मैदान च उतरोगे, किहड़ा मैदान बेटा, कॉम्पीटेटिव डे जिहड़ा होएगा तुहाडा, नीट वाले की गल कर रहा मैं, तो जो तुम नीट वाले पेपर वाले दिन बैठोगे तो ताड़ी तैयारी हुई होगी कि आप किस तरह उस पेपर को अटैम्प्ट करना है वट एवर, तो उस दी ट्रेनिंग जो तुम लीती विजडम च वो ताड़ी तैयारी है, बिल्कुल इस तरह की बी सैल ते टी सैल की तैयारी, मैच्योरेशन का मतलब है तैयारी, कि कल को जो एनकाउंटर होएगा पैथोजन के नाल भी लड़न की क्षमता तो होवे। अब जिवें तैयार तुसीं होए विजडम च, क्या नीट भी विजडम से देता नहीं, नीट तो बेटा किते होर जाके दिता ना, तो बिल्कुल इत्थे तैयारी हुई, लड़ाई किते होर, तो लड़ाई किते होर, अब देखो ये वर्ड बहुत मायने रखता है, लड़ाई किते होर, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤੇ ਥਾਈਮਸ ਸਿਰਫ और सिर्फ मैचुरेशन होई नहीं है, बाकी जिन्ने लिम्फोसाइट्स है जिन्हां ते जाके स्टोर होंदे हैं उत्थे असली फाइट होनी है। किहड़ी फाइट, जो आप पहले लैक्चर च कीता सी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रोसेस एंड प्रेजेंट एंटीजन टू टी हेल्पर सेल, फिर टी हेल्पर सेल साइटोकाइन सेक्रीट करेगा, साइटोकाइन सेक्रीट करने के बाद की होएगा, बी सेल और टी सी सेल एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होने का मतलब क्या होगा, डिवाइड होंगे, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेट होंगे, तो आ गया ना वर्ड प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना, तो यह सारा काम कितने चलेगा, सेकेंडरी उन्हें आएगा, उन्हें देखो प्रोवाइड, बेटा मैं सेकेंडरी, या देखो हम मैं सेकेंडरी पढ़ लगा, प्रोवाइड द साइट्स फॉर, देखो आ गई ना झगड़े वाली लगा, साइट्स फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन, वही प्रोसैसिंग प्रेजेंटेशन वो सारा कुछ कितने होना है इत्थे, देखो पिछे आप डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, मतलब मैच्योरेशन का मीनिंग समझिया, और इत्थे इनू हाईलाइट करोगे किनू, इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुहानू मीनिंग क्लीयर नहीं होंगे तो बेटा लेमैन लैंग्वेज तो तुहानू आ गया, लेकिन टैक्निकल लैंग्वेज भी आनी बहुत जरूरी है, इस करके हम भी हाईलाइट करो इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। अब आगे की लिखा, विच दैन प्रोलिफरेट डिवाइड टू बिकम इफेक्टर सेल। अब इफेक्टर सेल किहड़े होंदे हैं, अगर बी सेल है तो वह इफेक्टर प्लाज्मा सेल, मैमरी सेल तो चलो बने हैं पर मैमरी सेल इफेक्टर थोड़ा होंगे बेटा, जिन्होंने तो बड़े ध्यान में पढ़िया है और पिछला याद है उन्होंने पता है कि बी सेल जो डिवाइड करेंगे मैमरी सेल एंड इफेक्टर, इफेक्टर सेल क्या होता है, प्लाज्मा सेल, और टीसी सेल का इफेक्टर सेल क्या होता है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। तो आ गया ना भी ये सारी जो भी असीं पढ़िया सी सारा कितने हो रहा है, सेकेंडरी लिम्फोइड दे विच। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गनस आर, अब लिस्ट आ गई, ठीक है ना, तो अब जिवें लिखे ना विच दैन प्रोलिफरेट, तो इनू भी हाईलाइट करोगे, टू बिकम इफेक्टर सेल भी हाईलाइट करोगे, उसके बाद लिस्ट आ गई, तो लिस्ट क्या है, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, प्लस 1 कराया बेटा मैं, टॉन्सिल्स, अगर टॉन्सिल दी टाइप कितनी ही, पैलाटाइन टॉन्सिल अगर याद हो बेटा, फारेंजियल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है ना, ट्यूबल टॉन्सिल, 4 तरह के टॉन्सिल्स किए हैं प्लस 1 कहते हुए बेटा, फिर जनरल भी आ गए, पेयर्स पैचेस, तो बड़े याद आ गया होगा, इलियम याद है, इलियम, तो इलियम जो पेयर पैचेस है करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इलियम है, पूरी इंटेस्टाइन नहीं सिर्फ इलियम से। अगर किसी को याद आया हो पेयर पैचेस का दूसरा नाम अगर याद हो, एब्डोमिनल टॉन्सिल, क्यों दसिया एब्डोमिनल टॉन्सिल, जिवें टॉन्सिल्स जोड़े है गले के आस-पास होंगे हैं या गले के होंगे हैं, और बिल्कुल इस तरह के ही पेयर्स पैचेस जो काम टॉन्सिल वाला करते हैं, टॉन्सिल वाला मतलब टॉन्सिल भी लिम्फोइड टिश्यू है तो यह भी लिम्फोइड टिश्यू है। देखो तुसीं सुनिया है, मैं अभी भी तुहानूं दस्सिया सी टॉन्सिलाइटिस, जिन्होंने लेमैन की कहना मैंने टॉन्सिल हो गए हैं, क्लास से बेटा प्लस 1 में डिस्कशन हुई थी कि दुनिया कहते हैं जी मुझे टॉन्सिल्स हो गए हैं, इस तरह बेटा कई कहते हैं मेरे किडनी हो गई है, कोई कहता है मेरे को हार्ट हो गया है, कोई कह रहे जी मेरे को लिवर हो गया है, तो गलत हो गया ना, टॉन्सिल्स नहीं होंगे, टॉन्सिलाइटिस होता है, और टॉन्सिलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स। तो डॉक्टर्स हमेशा
पहली रिकमेंडेशन होएगी कि इन्हू दवाइयां ना स्क्रब कर दिए। और अगर ਇਹਦਾ कोई कारण लभ गया भी डस्ट है या सपोज करो किसी को खट्टे तो एलर्जी है वटएवर, तो कहेंगे भी उन्होंने अवॉइड कर लो। टॉन्सिल्स रिमूव नहीं करवाने चाहिए एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 10 ईयर्स, भी 10 साल तक कदे घट लेने चाहिए, क्योंकि टॉन्सिल्स तुहानू इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बेटा किस तरह इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तुहाडे लिम्फोइड टिश्यू गए है, ठीक है ना। तो इस करके टॉन्सिल्स एडवाइजेबल नहीं है रिमूव करने। लेकिन अगर मान लो इन्फ्लेमेशन इतनी सवेयर हो जाए कि स्वैलो करना मुश्किल हो जाए, पेन बहुत ज़्यादा हो, फिर बेटा आप इम्यूनिटी थोड़ा देखेंगे। फिर तो पहला टारगेट क्या होता है कि भी पेन ठीक करनी है। देखो वैसे भी अब जितने भी दुनिया से पेन किलर आ रहे हैं ऑल आर हैविंग साइड इफेक्ट्स, ठीक है ना। तो क्या पेन किलर नहीं देने चाहिए? देखो जिस दौरान दर्द है उस दौरान साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता, वो पॉजिटिव इफेक्ट देखा जाता है, वो नैगेटिव इफेक्ट में छੱਡ दिता जाता है, ठीक है ना। इस तरह ही कि भाई टॉन्सिल्स ਨੂੰ रिमूव नहीं करना चाहिए। अगर दवाइयां ना गल बन जाए तो फिर वेल एंड गुड, ना बने तो फिर तो रिमूव करना ही है। लेकिन हाँ लॉस इज श्योर, इम्यूनिटी घटेगी। दैन बेटा पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इलियम, और उसके बाद अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। याद है प्लस 1 की गल चली थी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में वेस्टिजियल कह देते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी आ गई ना भी वेस्टिजियल कह देते हैं, लेकिन इट इज़ लिम्फॉइड टिश्यू। तो बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी के जो डिफरेंसिस है वो आप डिस्कस कर ले। हुण एक एक करके अगर आप गल करिए पॉइंट लगे, द बोन मैरो इज मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल्स, देखो बड़ी क्लीयर गल करती, सारे ब्लड सैल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। तो बोन मैरो तो आप पढ़ ही चुके हैं, दो तरह का होंगे, रैड एंड येलो। तो रैड बोन मैरो की गल हो रही है। येलो बोन मैरो क्या होंगे है, और बेटा अगर याद हो फैट स्टोरेज होंगी है। दैन थाइमस की गल हुई है, तो थाइमस अगर याद हो बेटा मैं दसिया सी हार्ट के उत्ते बाईलोब्ड ग्लैंड है, हार्ट ना बेटा हार्ट के उत्ते बाईलोब्ड ग्लैंड है। अगर याद हो टैंपररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो आप पढ़िया कॉर्पस लुटियम भी टैंपररी एंडोक्राइन ग्लैंड सी, प्लेसेंटा भी टैंपररी, तो 3 हो गई टैंपररी एंडोक्राइन। केड़ी हो गई? थाइमस मेल फीमेल दोनों च, कॉर्पस लुटियम फीमेल ओनली, प्लेसेंटा फीमेल ओनली, तो 3 टैंपररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। और थाइमस बेटा मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अपने रिप्रोडक्शन के नोट्स देखो, और तो दसिया सी थाइमस इज अ ड्यूअल ऑर्गन, क्या एंडोक्राइन भी है और लिम्फॉइड भी है। तो अपने नोट्स देख लो, रिप्रोडक्शन दे खोलो कॉपी, उतो दोबारा नोट करना ताड़ी इच्छा है, मैं करवा चुका हूँ। एंडोक्राइन क्यों है? ड्यू टू हार्मोन थाइमोसिन, और लिम्फॉइड क्या है? ड्यू टू मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो उथे मैं जो करा रहा सी तो मैं क्या सी कि भाई टी लिम्फोसाइट लेटर ऑन करेंगे, अगे जाके तो आज बेटा अगे आ गया है, तो आप कर चुके हुए हैं। तो थाइमस इज अ डुअल ऑर्गन, एंडोक्राइन भी है बिकॉज ऑफ हार्मोन थाइमोसिन, और लिम्फॉइड भी है ड्यू टू मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसे करके थाइमस ਨੂੰ स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट या ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, स्कूल बेटा जिथे शिक्षा दी जाती है। तो थाइमस ग्लैंड इज लोबुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ और नियर द हार्ट, ऐसा इस तरह NCERT च लिखा है। एंड द एओटा बनीथ द ब्रेस्ट बोन, मतलब स्टर्नम के नीचे, स्टर्नम के नीचे। The thymus play a major role in the development of immune system, very important, याद रखना। This gland secrete peptide hormone, तो लिखा है बेटा थाइमोसिन सामने, पेप्टाइड हार्मोन मतलब यदि प्रोटीन नेचर है, ये भी कर चुके हुए हैं। विच प्ले मेजर रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। इतने हुण पहले तो थाइमोसिन को हाईलाइट करो, हुण NCERT की लाइन है और नीट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो थाइमोसिन को हाईलाइट करो, और ये बेटा अपने हुण जो तुसीं नोट कर रहे हो ना, इतने एरो पा के ਇਹਦਾ रूल ऐसा एरो पा के बड़ा करके बाद में लिख लेना, पहले हाईलाइट कर लो और बाद में नोट कर लो। क्या रोल लिखोगे? इतों हाईलाइट करो बेटा। वैसे देखो फ्यूचर च तुसी ये वाले जो नोट्स है बेटा, ये फ्यूचर च जो नीट आना है तो उदों नहीं पढ़े जाने, इन्ना टाइम नहीं होना। तो मैं खुद भी एडवाइस नहीं करूँगा कि उस दौरान तुसी इन्हू पढ़ो। उस दौरान क्या पढ़ोगे? उस दौरान पढ़ोगे अपनी कॉपी, ठीक है जी, और NCERT। तो प्रायोरिटी बेस से NCERT होती है पर कॉपी नाल, इसे करके कह रहे कॉपी से लिख लेना।
और जो भी चीज़ा हाईलाइटेड है इट्स योर विश कि तुसी किस तरह करते हो मैनेज भी नोट कर सकते हो अपनी कॉपी से बेटा। तो थाइमोसिन विच प्ले मेजर रोल, इतों तुसी हाईलाइट करोगे बाद चो अपना नोट कर लेना। मेजर रोल इन डिफरेंसीएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, तो मतलब डिफरेंसीएशन वही मैच्योरेशन बेटा। विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि टी लिम्फोसाइट क्या प्रोवाइड करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इन एडिशन, अब दूसरा रोल, ठीक है ना, अब दूसरा रोल ए नाल हुण ये बेटा मैं क्लास से पूछना सी तुहाडे को, तो मैं भी देखना सी भी किन्ने समझ आया। चलो पर मैं लाइन पढ़दा। इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इत्थे आके पक्का लग गया भी तुसीं कहोगे जी ये गड़बड़ है, की गड़बड़ है भी एंटीबॉडी का थाइमस नाल रिलेशन नहीं है, वो तो बी सैल का रिलेशन है। और बी सैल का सोर्स क्या है मैच्योरेशन का, बोन मैरो। ऑब्वियस है बेटा दिमाग से आएगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी के दिमाग से आंसर आ गया हो। सोच के देखो क्या मैं जो आंसर बोल रहा हूँ टैली कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी गल है, और अगर नहीं कर रहे उस तो भी अच्छी गल है बेटा कि लैवल ही नहीं डेवलप होया, ठीक है ना, उतना टेंशन नहीं होती बेटा। तो आंसर की है कि जो टी हैल्पर सैल, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सैल टी हैल्पर सैल स्टिमुलेट, देखो अगर तुहानू मैं यह चीज़ ना पढ़ाई होंगी ना, जो टी हैल्पर सैल एंटीजन प्रेजेंटिंग, तो मैं लाइन कभी जिंदगी नहीं समझ आनी सी, क्योंकि फिर लाइन समझ आने तो कि नहीं, फिर एनसीईआरटी की लाइन है और तुहानू रट्टा मारना पैना सी, और कईयों के माइंड से क्वेश्चन आना सी, ये हमें समझ नहीं आया। लेकिन क्योंकि आप सारे कर चुके हैं और तुहानू इस लाइन जो है एक्चुअली जी अंडरस्टैंडिंग होएगी, वो किस तरह एंटीजन प्रेजेंटिंग सैल टी हैल्पर सैल में जो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, तो टी हैल्पर सैल किहड़े सैल, टी हैल्पर सैल साइटोकिन प्रोड्यूस करते हैं, वो साइटोकाइन बी सैल को स्टिमुलेट करते हैं, और बी सैल डिवाइड होंगे है प्लाज्मा सैल और मेमोरी बी सैल। फिर प्लाज्मा सैल क्या सेक्रेट करते हैं, एंटीबॉडी। तो अगर टी हेल्पर सेल नहीं होंगे तो क्या साइटोकाइंस आएंगे, और अगर साइटोकाइंस नहीं आएंगे तो क्या प्लाज्मा सेल बनणगे, और अगर प्लाज्मा सेल नहीं बनणगे तो क्या एंटीबॉडीज आएंगे। तो ਇਹਦਾ मतलब ये जो रोल है वो ਇਹਦਾ इनडायरेक्ट रोल है। क्लियर है ना कि भाई ठीक है, जो लाइन है इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब वो किस तरह इनडायरेक्ट रोल है, वो किस तरह इनडायरेक्ट रोल है कि टी हेल्पर सेल तो साइटोकाइन, साइटोकाइन ने बी सेल स्टिमुलेट किया, बी सेल डिवाइड हुए प्लाज्मा सेल, फिर प्लाज्मा सेल तो एंटीबॉडीज आई। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज, देखो मैं तुम क्या है ना, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बोले ना, दिस ऑल्सो इज टेम्पररी। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ but keeps reducing in size with age, and by the time puberty is attained it reduces to a very small size। तदे कहने हैं ना कि जिन्नी इम्यूनिटी 15 साल 18 साल तक डेवलप हो जाए उन्नी अच्छी गल है, जिन्नी इम्यूनिटी जिन्नियां बीमारियां छोटी एज ला के बंदा रिकवर कर जाए वो बेस्ट है। और ओल्ड एज क्योंकि थाइमस नहीं है तो टी सेल की मैच्योरेशन नहीं है, इस करके इम्यूनिटी डेवलप होना वेरी वेरी डिफिकल्ट। देखो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को दिक्कत आएगी, फर्स्ट और लाइन सेकंड नहीं आएगी, क्योंकि ये जो टी हेल्पर सेल वाला काम है या बी सेल वाला काम है या टीसी सेल है, ये क्या है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट टू लाइन ऑफ डिफेंस तद भी रहेगी ना, वो तो फॉरएवर रहेगी तो इम्यूनिटी च, तो ये है। लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है, इस करके इम्यूनिटी एज के नाल घट जाती है, क्योंकि थाइमस जो है डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। थाइमस, अब ए लाइन याद रखनी है कि भी ये थाइमस एज के नाल डिक्रीज होता है। थाइमस इज डीजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, इनू हाईलाइट करोगे, रिजल्टिंग इन, इनू भी हाईलाइट करोगे, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन। देखो डिक्रीज्ड प्रोडक्शन को सर्कल करो, और इत्थे भी लिख लेना बाद में लाइन कि भाई पूरी तरह बंद नहीं होती, डिक्रीज्ड। क्लियर है बेटा, बिल्कुल ए नहीं कहना कि इनहिबिट, इट इज डिक्रीज्ड। इनहिबिट होता बिल्कुल नहीं होएगा। एज ए रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। अब थोड़े बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस तरह, द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक जस्टिफाइड। तो ऊपर लिया 2-3 लाइनों का आंसर है बेटा। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट, छोटा एनवायरनमेंट, जनरल टर्म है, कोई एडा टेक्निकल नहीं है,
फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, तो आ गया ना मैच्योरेशन। द स्प्लीन इज ए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है ना, तो लार्ज साइज है। इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट। इट एक्ट्स एज अ, देखो अब स्प्लीन का भी डुअल रोल है, मैं डायग्राम बना के समझाना वा। तो बेटा सामने मैं डायग्राम ड्रॉ की है, प्लस वन भी दसिया सी स्प्लीन एक ऑर्गन है, स्टमक है, पैनक्रियास है, पैनक्रियास की टेल होंगी है, हैड होंगे, टेल के कोल है। यह सेक्शन है रेड पल्प वाइट पल्प, लाल रंग का इस करके रेड, सॉफ्ट है इस करके पल्प, वाइट कलर का इस करके वाइट, ठीक है ना, सॉफ्ट है इस करके पल्प। वाइट पल्प ने WBC स्टोर करने हैं और रेड पल्प ने RBC, तो यह ऑर्गन एक ड्यूअल ऑर्गन हो गया जिन्हें WBC भी स्टोर करने हैं, मतलब WBC क्या स्टोर करना है, लिम्फोसाइट स्टोर करने हैं, तदे लिम्फोइड टिशू है, और रेजरवायर ऑफ RBC भी है, याद कर लो। फिल्टरिंग अपरेटस भी है, जड़े RBC मर जाते 120 दिन बाद वो इतने आके मरनगे, ठीक है ना। स्लॉटर हाउस भी कहने, रेजरवायर भी कहने, लिवर भी रेजरवायर होता है भी। हूँ अगर तुम लास्ट लाइन देखो, स्प्लीन ऑल्सो हैज़ अ लार्ज रेजरवायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद बेटा लिम्फ नोड्स, यह भी प्लस वन च कराए सी, सर्व टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर एंटीजन which happen to get into the lymph and tissue fluid. Antigen trapped in the lymph node are responsible for activation of lymphocyte present there and cause the immune response. वही जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रोसेस प्रेजेंटेशन वही, क्योंकि सेकेंडरी लिम्फॉइड है ना बेटा। देयर इज लिम्फॉइड टिशू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द मेजर ट्रैक्ट, मैं दसिया सी ना, जिमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तुहाडा, म्यूकस लाइनिंग, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, म्यूकस लाइनिंग, और देखो दा नाम की है माल्ट, इनू हाईलाइट करो और कॉपी ते लिखो, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिशू। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूकोजल लिम्फॉइड एसोसिएटेड लिम्फॉइड, यदि एब्रीवेशन आनी चाहिए है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी ते वड्डी करके लिखो, माल्ट कंस्टिट्यूट अबाउट 50%, यह तुहानू मैं प्लस वन भी दसिया सी, फिर द्वारा इस माल्ट क्या है, ताड़ी जिन्नी म्यूकोजल लाइनिंग है, किहड़ी तुहाडा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अंदरली लाइनिंग, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अंदरली लाइनिंग, यूरोजेनाइटल अंदरली लाइनिंग, तो क्योंकि ये लाइनिंग बहुत ज़्यादा है इस करके माल्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गन्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। तो नेक्स्ट जो साडा टॉपिक होएगा वो होएगा ब्लड ग्रुप्स। क्या देखो, तो ब्लड ग्रुप तुसीं जेनेटिक्स पढ़े, तो ब्लड ग्रुप क्या होंगे, एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC, ठीक है बेटा। तो इत्थों कंटिन्यू करांगे, अगर नेक्स्ट वीडियो आ गई तो इट्स ओके, मतलब अगर नेक्स्ट वीडियो आ गई फिर तो आएगी बेटा, अगर नहीं आई तो फिर नेक्स्ट लेक्चर इत्थों कंटिन्यू करांगे, ठीक है जी। थैंक यू।